नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीपी राधाकृष्णन जो कि देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। कभी नाम की वजह से केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाए थे। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। वोटिंग के दौरान कुल 767 वोट डले, जिनमें से एनडीए को 452 और इंडिया ब्लॉक को 300 वोट मिले, जिसके चलते सीपी राधाकृष्णन 152 वोटों से जीते। चुनाव के दौरान 15 अवैध वोट भी डाले गए। बीजेपी ने दावा किया है कि विपक्षी दलों की तरफ से 14 क्रॉस वोटिंग भी हुई। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन देने से कुल 438 वोट हो गए, लेकिन राधाकृष्णन को 452 यानी 14 ज्यादा वोट मिले। पिछले 23 सालों में उपराष्ट्रपति चुनाव में ये दूसरी सबसे कम अंतर से जीत है। इससे पहले 2012 में एनडीए के भैरू सिंह शेखावत ने कांग्रेस उम्मीदवार सुशील शिंदे को 149 वोटों से हराया था। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाले तीसरे शख्स हैं। वे एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के भी करीब थे, लेकिन एक जैसे नाम के कारण दूसरे नेता को पद सौंप दिया गया था। बीजेपी का साउथ से उपराष्ट्रपति लाने की बड़ी वजह ये है कि तमिलनाडु में साल 2026 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की नजर यहाँ के वोट शेयर पर है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने INDIA कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को, मतलब विपक्ष के जो कैंडिडेट थे सुदर्शन रेड्डी जी, उनको 152 वोटों के अंतर से हराया। मंगलवार को हुए मतदान में 788 में से 767 यानी कि 98.2% सांसदों ने वोट डाला। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले और सुदर्शन रेड्डी को वहीं पे 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य करार दिए गए थे। इसमें आप देखे थे क्या कि कुछ दिन पहले जो जगदीप धनखड़ जी थे, ये अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे और उसके बाद पद खाली था और 9 अगस्त को इस पे इलेक्शन होना था। बात चर्चा का है जो चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें हैं। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया। उन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज्यादा यानी कि 452 वोट मिला। भाजपा का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग भी हुई है और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट डाले हैं। नहीं, अब है राधाकृष्णन अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 2 बार कोयम्बटूर से सांसद बने। वे एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के बेहद करीब थे, लेकिन एक जैसा नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक हुई और नाम सेम था, इसलिए दूसरे नेता को यह पद सौंप दिया गया था। कि उससे पहले 2022 में जगदीप धनखड़ जी थे, किसको हराए थे? ये मार्गरेट अल्वा को हराए थे। नहीं, 2027 में वेंकैया नायडू, गोपाल कृष्ण गांधी वर्सेस था। हमीद अंसारी और जसवंत सिंह ये 2012 के उम्मीदवार रहे हैं। हमीद अंसारी फिर 2007 में भी थे और नाजमा हिदायतुल्ला जो थे उनके विपक्ष में। भैरू सिंह शेखावत 2002 के। अब बात है कि जो उपराष्ट्रपति चुनाव जो 2025 का हुआ, उस 25 की जो मौजूदा सांसद की जो स्थिति थी वो कैसी थी? लोकसभा में अगर देखें तो 542 सांसद थे, 1 सीट खाली था। वहीं राज्यसभा में अगर देखें तो 239 सांसद थे, जबकि 6 सीट खाली था। कुल मिला के 781 सीट बने, मतलब टोटल मिला के 781 सांसद हुए। सीपी राधाकृष्णन 152 वोटों से जीत दर्ज किए। बहुमत 384, अवैध 15 वोट मिले। वहीं एनडीए को कितना मिला है? 452 और जो महागठबंधन जो थे उनको कितना मिला? 300। इसमें बीआरएस 4 निर्दलीय, 2 निर्दलीय भी थे और 3 पार्टियों ने दूरी बनाई थी। ये दिख रहा होगा आपको। क्या होते हैं अवैध वोट? अवैध वोट का क्या मतलब हुआ? आप क्या समझते हैं अवैध वोट? कोई जबरदस्ती, क्या कोई दूसरा आदमी जाके डाल दिया वहां पे? अब इस चीज को समझिए पहले। हर सांसद मतपत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में 1, 2, 3 टिक करता है। मतदान करते वक्त वोटर से कोई गलती हो जाती है तो उसका वोट अवैध हो जाता है। मान लीजिए कि जहां टिक करना वहां पे नहीं हो पाया तो अवैध हो गया। जैसे वॉलेट पेपर में टिक करते समय गड़बड़ी हो गया हो तो उसको अवैध वोट माना जाता है। चलिए, भाजपा दक्षिण से उपराष्ट्रपति चेहरा लाई, इसके पीछे का क्या कहानी है? जिसमें सेंटिमेंट क्या बनेंगे? भाजपा का दक्षिण की राजनीति पर फोकस है क्योंकि पार्टी वहां पर कमजोर है। एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश, यहाँ टीडीपी के साथ मिलकर भाजपा ने एनडीए का सरकार बनाई है। कर्नाटक, तेलंगाना में अभी भी कांग्रेस का सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके और केरल में लेफ्ट की सरकार है। ऐसे में भाजपा की नजर राधाकृष्णन के जरिए अपनी राजनीतिक स्थिरता और मजबूत करने की है।
2026 में तमिलनाडु केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होगा। इस बार भाजपा की नजर वोट शेयर बढ़ाने पर होंगी। 2021 में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 सीट जीत हासिल की थी। पार्टी को वोट शेयर केवल 2.6% ही रहा था। केरल में 140 सीट पर 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। मौजूदा विधानसभा में भाजपा का कोई सदस्य नहीं है। 2021 में हुए चुनाव में भाजपा का सीट भी जीत नहीं पाई थी। भाजपा एक भी सीट जीत नहीं पाई थी 2021 में। इस बार के चुनाव में भाजपा के खाता खोलने की उम्मीद होगी। नहीं, उपराष्ट्रपति चुनाव में विचारधारा के आधार पर पड़े वोट, मतलब विचार जिसका जैसा था उसके हिसाब से वोट मिला। इसके अब क्या रीजन है? तो उपराष्ट्रपति चुनाव इस बार विचारधारा आधारित रहा है। आमतौर पर इस तरह के चुनाव में भाषा या क्षेत्र की पहचान भी असर डालती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एनडीए कैंडिडेट राधाकृष्णन को तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी डीएमके ने एक भी वोट नहीं डाला, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी तेलुगु भाषी होने के बावजूद आंध्र प्रदेश की टीडीएस और वाईएसआरसीपी ने भी वोट नहीं दिया। दोनों कैंडिडेट्स को उनके अपने राजनीतिक ब्लॉक यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के वोट दोनों कैंडिडेट्स को उनके अपने राजनीतिक ब्लॉक यानी कि एनडीए और आईएनडीआईए को वोट मिले। तमिलनाडु, इंडिया लिखा है, तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, लेकिन डीएमके ने राधाकृष्णन को वोट ना देकर यह संदेश दिया कि जो भी पार्टी एनडीए के साथ हैं वह तमिलों के साथ जरूरी नहीं है। वहीं टीडीएस के नेता ने कहा व्हिप ना होने के बाद भी एनडीए को वोट देने का मतलब साफ है कि सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी के नेतृत्व की गठबंधन पर मजबूत पकड़ है। बीजेडी और बीआरएस जैसे पार्टियों ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके सांसद भी पार्टी के फैसले के अनुसार वोट दे। अगर अब तक 15 उपराष्ट्रपति रहे हैं और 15 नंबर के सीपी राधाकृष्णन बने हैं तो 14 हुए ना पीछे वाले, और सबसे ज्यादा 3 तमिलनाडु से ही थे, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जैसे रामास्वामी वेंकटरमन, सीपी राधाकृष्णन जी इस बार का। आंध्र प्रदेश से डॉक्टर जाकिर हुसैन और वेंकैया नायडू। राजस्थान से अगर देखें तो भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़। मध्य प्रदेश से अगर देखें तो शंकर दयाल और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। नहीं, इसके अलावा गोपाल स्वरूप पाठक, इसके अलावा बीबी गिरी उड़ीसा के रहे हैं। ये गोपाल स्वरूप पाठक जो थे ये उत्तर प्रदेश के थे। मोहम्मद हमीद अंसारी पश्चिम बंगाल के आर नारायणन केरल के, बीडी जट्टी कर्नाटक के कृष्णकांत ये साहब पंजाब के थे। तो आप देखें कि अब तक जो 14 उपराष्ट्रपति हैं और राधाकृष्णन जी को लगा के 15 हो गए। इनका नाम भी देखे, जगह भी देखे आप। हार के बाद सुदर्शन रेड्डी ने कहा आज सांसदों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है। मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास के साथ इस परिणाम को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन को उनके कार्यकाल की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा? यह एक चुनाव से कहीं बढ़कर था। यह विचारधारा की लड़ाई थी। इसमें उम्मीद है कि नए निर्वाचित उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं के मूल्यों को बनाए रखेंगे, विपक्षी के लिए समान स्थान और समान सम्मान सुनिश्चित करेंगे और सत्ताधारी दल के दबाव में नहीं आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजय होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे एक बेहतर उपराष्ट्रपति होंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे। अब द्रौपदी जी क्या कहें? राधाकृष्णन जी को बधाई। सार्वजनिक जीवन में दर्शकों के समृद्ध अनुभव से राष्ट्र को महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। आपके सफल और प्रभावशाली कार्यकाल के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। उपराष्ट्रपतियों का कार्यकाल पे भी चर्चा हो जाए तो मजा आ जाएगा ना। अगर सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ही था। 1952 से 1962 तक लगभग 10 साल। नहीं, हामिद अंसारी जी भी कुछ कम नहीं रहे, ये भी 10 साल रहे, 2007 से लेकर 2017 तक। वहीं पे अगर देखें सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है तो बीबी गिरी जी का 1967 में ये बने और 69 में हट गए, मतलब 2 ही साल का रहा इनका टाइम पीरियड। 14 उपराष्ट्रपतियों में 6 राष्ट्रपति भी बने हैं। जो उपराष्ट्रपति थे बाद में चल के वो क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। उनका भी नाम आप सुन लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा इस बार का। अगर ऐसे हम उपराष्ट्रपति के नाम देखें जिन्होंने बाद में चल के राष्ट्रपति बने, तो ऐसे 6 व्यक्ति हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को लीजिए, बीवी गिरी जी को लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को ले लीजिए, शंकर दयाल शर्मा जी को ले लीजिए, के.आर. नारायणन को ले लीजिए और रामास्वामी वेंकटरामन को भी ले लीजिए। अब तक 14 उपराष्ट्रपतियों में से 10 राजनेता रहे हैं, बाकी 4 शिक्षाविद, पूर्व राजनयिकी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश CJI भी थे। तो अब जानिए नए उपराष्ट्रपति बनने वाले CP राधाकृष्णन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि CP राधाकृष्णन जी जो 15वें उपराष्ट्रपति हैं, उनके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं ताकि एग्जाम में अगर पूछ ले उनसे रिलेटेड चीजें तो आ जाए, बन भी जाए क्वेश्चन। 16 साल की उम्र में ही RSS ज्वाइन किए थे वे 16 साल की उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब RSS से जुड़े हुए हैं। राधाकृष्णन जो CP राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने थे। ये इनका फोटो देख लीजिए, ये जो फोटो दिख रहा है ये अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ जो राधाकृष्णन जी थे, CP राधाकृष्णन, उनका तस्वीर है। तो RSS के ये भी रहे हैं, 2 बार कोयम्बटूर से सांसद भी रहे हैं और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। 1998 से 99 के बीच में कोयम्बटूर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता और 98 में उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा वोट के अंतर से जीत दर्ज की और 1999 में भी वे 55,000 वोटों से जीत दर्ज किए थे। और राधाकृष्णन एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के बेहतर करीब थे, लेकिन एक जैसे नाम के कारण पार्टी प्रबंधकों से चूक हो गई और कोई अन्य नेता उनके जगह पे आ गए थे, जैसे कि पूर्ण राधाकृष्णन को पद सौंप दिया गया था, जबकि ये CP राधाकृष्णन थे, नाम में मिलता जुलता था, इसलिए ऐसा हो गया था, चूक हो गया। इसके बावजूद उन्होंने शिकायत नहीं की और गठबंधन संगठन में सक्रिय रहे। अभी के नेता में अगर देखें तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही आता, लेकिन चलिए। राधाकृष्णन 2004 से 7 तक तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष रहे हैं। 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। इसमें नदियों को जोड़ने, आतंकवाद खत्म करने, समान नागरिक संहिता लागू करने और नशे के खिलाफ आवाज उठाई। 2020 से 22 तक भाजपा के केरल प्रभारी रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री MK स्टालिन के साथ इनका तस्वीर दिख रहा है। ये मतलब संबंध भी सभी दलों के साथ अच्छा खासा रहा है इनका। देख रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि ये पक्ष में या विपक्ष में या सांसद हैं, तो सभी दलों के साथ इनका अच्छा खासा संबंध भी रहा है। अब चलते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है इन्होंने। 2004 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में शामिल हुए और ताइवान गए पहले संसदीय दल के सदस्य भी रहे। 2016 में उन्हें कोची स्थित कोयर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। उनके कार्यकाल में भारत का कोयर निर्यात रिकॉर्ड 2,532 करोड़ तक रुपया तक पहुंच गया था। ये आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ जी के साथ इनका तस्वीर। नहीं, अब राधाकृष्णन के एक बेटे और एक बेटी है। अब CP राधाकृष्णन की पत्नी का नाम श्रीमती R सुमति है। उनके एक बेटे और एक बेटी है। हालांकि उनके बेटे और बेटी के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये आप उनका देख सकते हैं तस्वीर, ठीक है, पारिवारिक तस्वीर है, पोता पोती के साथ हैं और रजनीकांत से मिलते हुए तस्वीर खिंचाया गया है। तो इनका जन्म जो है 20 अक्टूबर 1957 ईस्वी को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ है। और शिक्षा का अगर देखें, एजुकेशन की बात करें तो BBA किए हुए हैं ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अगला अगर चर्चा करें तो शुरुआती टाइम इनका RSS से जुड़ गए थे। ये 1996 में भाजपा तमिलनाडु के सचिव भी रहे हैं। 1999 कोयम्बटूर से सांसद रहे। 2004 से 7 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी रहे और 2016 से 20 कोयर बोर्ड अध्यक्ष भी रहे और 2020 से 22 भाजपा के केरल प्रभारी रहे। 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने, नहीं, और तेलंगाना राज्यपाल, पुडुचेरी उपराज्यपाल भी रहे थे, अतिरिक्त प्रभार इनको मिला था। 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए और अब उपराष्ट्रपति हैं। तो हम लोगों ने जो हमारे नए उपराष्ट्रपति 15वें नंबर के बने हैं उनके बारे में चर्चा की और आप लोगों ने सुना, कुछ जानकारी इकट्ठा की। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को।